हाँ दोस्तों, तो रात को 11:20 हो चुके हैं। हम आज बात करेंगे कि हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है। मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 है, आप लोग पढ़ चुके हो। रियल नंबर्स दो टाइप के होते हैं। आपको पता है रेशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं। रेशनल नंबर के बारे में हम लोग बात करते हैं। रेशनल नंबर के बारे में आप भी सुन सकते हैं, जान सकते हैं। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q के फॉर्म में होते हैं और Q ≠ 0 होता है। यहाँ से जो हमारे बोर्ड में सवाल उठाता है। दूसरा नंबर होता है हमारे पास इरेशनल नंबर। दूसरा नंबर इरेशनल नंबर होता है। तो हम इरेशनल नंबर के बारे में जानते हैं। जो भी नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं वो सब इरेशनल नंबर होते हैं। तो इरेशनल नंबर तो आप लोग जान लिए। उसके एक्सेप्ट जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। जो भी रेशनल नंबर होते हैं वो तुम्हारे, अगर डेसिमल रेशनल नंबर की बात की जाए, जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। यहाँ पे बात होती है कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो वो भी रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर है तो वो रेशनल नंबर है। और बात होती है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर की जब बात होती है, बस ये सिंगल केस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स में हम लोग क्या पाते हैं कि वो ही क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। हमारे पास इसमें 2-3 सवाल पूछते हैं कि अगर पूछते हैं इसमें कि √2, √3, √5, √7 ये सब क्या है? इरेशनल नंबर है, प्रूफ करके बताइए। तो हम लोग उसको प्रूफ करते हैं। क्लास में भी ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है कि आप लोग देख सकते हैं कि √2 को पहले मानते हैं P/Q के फॉर्म में है क्योंकि रेशनल नंबर है ये। फिर उसको क्या करते हैं? Q को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर स्क्वायर करते हैं, फिर हम लोग P स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 है तो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। फिर क्या करते हैं? P को 2K के फॉर्म में लेते हैं, फिर यहाँ पे Q स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 होता है तो Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन डेवलप होता है। यहाँ क्या होता है? कॉन्ट्रडिक्शन डेवलप होता है। जैसे ही कॉन्ट्रडिक्शन डेवलप होता है बेटा, वहां तुम लिखते हो कि देयर इज कॉन्ट्रडिक्शन इन आवर assumption, सो √2 इज नॉट रेशनल नंबर। बात आती है, अगला चैप्टर आता है हमारे पास कि पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की खास बात यह है कि पोलिनोमियल हमको क्या पढ़ना है? केवल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में पढ़ना है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है वो होता है ax² + bx + c। यहाँ देखो, क्वा मतलब दो होता है, जो जिसका दो पावर हो उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। तो यहाँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात हो रही है तो यहाँ पे इसके रूट्स जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे। कभी कभी किताबों में लिखा रहता है कि इसके रूट्स 2 हो सकते हैं, या कभी कभी जीरोस भी लिख देता है, या कभी कभी रूट्स भी लिखता है, कभी कभी हमेशा जीरोस लिखता है लेकिन रूट कभी कभी लिखता है। तो अगर कहीं रूट भी लिखता है तो मान लेंगे कि ये पोलिनोमियल है। इसकी जो x की वैल्यू है 2 आएगी, इसको हम लेट करके चलते हैं अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे बात आती है कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला जो होता है वो हमारे पास -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास c/a होता है। जो कांस्टेंट टर्म होता है अपान जो x² का कोफिशिएंट होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा का कांस्टेंट टर्म, और x² के जो रेशो होता है, x² कोफिशिएंट का जो रेशो होता है वही क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? जो हमारे पास x है, लीनियर इक्वेशन में x है, x का जो माइनस के साथ लिखते हैं -b/a माइनस x का कोफिशिएंट अपान x² का कोफिशिएंट, ये क्या कहलाता है हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा। यहाँ बात आती है कि पोलिनोमियल लिखते कैसे हैं? तो पोलिनोमियल को लिखते हैं px = k इंटू, अगर हमारे पास जीरोस दिया गया रहता है, जीरो दिया रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं कि px = k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। या इसके पहले की जो टर्म आती है तो k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा हो जाता है। एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन मिलता है p इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ जो हमारे पास बात होती है कि k क्या है? अगर कोई टर्म जैसे 2/3x² प्लस 4x प्लस 9 दिया हो तो यहाँ पे 1/3 कॉमन लेते हैं, तो जो 1/3 होता है वही तुम्हारा क्या होता है? k होता है। और जो टर्म होता है ax² + bx + c वाला जो मिलता है हमारे पास, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग पोलिनोमियल बोलते हैं, और उस पोलिनोमियल का हम लोग जीरोस निकालते हैं। बात यहाँ आती है, बहुत लोग गलतियां करते हैं कि उस पोलिनोमियल को जीरोस कैसे निकाले इसमें। तो k को तो अलग कर देते हैं, जो बचता है पोलिनोमियल ax² + bx का टर्म बचता है उसको या तो फैक्टर करते हैं
या तो श्रीधराचार्य स्टैंडर्ड फार्मूला आपको पता है, जिसको हिंदी में श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a का यूज करके हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे ये दो बातें खत्म हो जाती है। बात आती है यहाँ ग्राफ की। ग्राफ में क्या होता है, एक्स एक्सिस को जितनी बार या तो टच करती है लाइन या जितनी बार कट करती है उतने ही जीरोज होते हैं उस इक्वेशन के। इक्वेशन हो सकता है अगर 4 बार कट कर रहा है तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। 4 बार टच कर रहा है अगर एक्स एक्सिस को कोई लाइन तो वहां पे 4 तुम्हारे जीरोज हो जाएंगे। एक बार टच कर रहा है तो एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। 2 बार कट कर रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां 2 बार कट कर रहा है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। तीसरी चैप्टर आती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में वर्ड्स प्रॉब्लम आते हैं। तो वर्ड्स प्रॉब्लम में लड़कों को ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए आपको पहले 100% क्वेश्चन को समझना होता है। यहाँ एज रिलेटेड प्रॉब्लम देता है तो यहाँ क्या देता है, पेरेंट्स एज इज 7 टाइम्स द सन एज। तो जब लड़का वहां गलती क्या करता है, जब पेरेंट्स का एज लिखना होता है तो उस पेरेंट्स की एज में 7 टाइम करता है, इक्वल टू लड़के का एज लिख देता है। ठीक है सन एज लिख देता है या डॉटर एज लिख देता है, ऐसा नहीं लिखना है। लिखना है कि अगर हमको इक्वल करना है तो क्या करेंगे, जो पेरेंट्स एज अगर 7 टाइम है तो जो सन एज है या डॉटर एज है या कोई छोटा है उसके एज में 7 टाइम करते हैं, तब ये इक्वेशन हमारा 2 बन के आता है। दोनों कंडीशन को फॉलो करते हैं, 2 इक्वेशन बन के आता है। या तो उसको एलिमिनेशन से करते हैं या तो सब्स्टिट्यूशन करते हैं। मेन इंपॉर्टेंट कभी कभी बोर्ड में होता है कि कभी कभी आता है हमारे पास 2 इक्वेशन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किए करते हैं और क्या आ जाता है हमारे पास 5 इक्वल टू 5 के बराबर आ जाता है, या 0 इक्वल टू 0 के बराबर आ गया, या 3 इक्वल टू 3 के इक्वल टू आ गया, या -3 इक्वल टू -3। वहां लड़का कंफ्यूज हो जाता है 100% हो क्या रहा है। वहां कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। जब 2 इक्वेशन दो हमारे पास अगर कोइंसिडेंट इक्वेशंस होते हैं, कोइंसिडेंट्स लाइन होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, मूव करते हुए चलती है, तो उस इक्वेशन को दोनों इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है। तभी जब इनका सॉल्यूशन निकालते हैं हम तो वहां पे क्या आता है 5 इक्वल टू 5, 6 इक्वल टू 6 या 2 इक्वल टू 3। तो वहां लिखने की जरूरत है अगर कोइंसिडेंट लाइंस है तो उनकी क्या होती है, इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है। ये ऑप्शनल में क्वेश्चन देता है, लड़का कंफ्यूज हो जाता है, क्वेश्चन गलत करके चला आता है, कहता है ऐसा हुआ ही नहीं हमारे क्लास में। तो वहां पे ध्यान देने की जरूरत है। तीसरी बात ये होती है कि अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं और 5 इक्वल टू 0 के बराबर आ जाए तो ये कभी इक्वल हो ही नहीं सकता है। यानी यहाँ नो सोल्यूशन होता है, यहाँ दोनों पैरेलल लाइन होती हैं। तो अगर 5 इक्वल टू 0 आ जाए, 3 इक्वल टू 0 आ जाए, 2 इक्वल टू 3 के बराबर आ जाए, या 7 इक्वल टू 9 के बराबर आ जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता रियल लाइफ में। यानी रियल लाइफ में हो ही नहीं सकता। यानी जो पैरेलल लाइन होती हैं तो कभी आपस में टच ही नहीं कर सकती है, ना कट कर सकती है। वही लाइंस पैरेलल कहलाती हैं जो अनंत पे जाके, इनफाइनाइट पे जाके टच या कट करे। इनफाइनाइट हम पहुंच नहीं सकते हैं तो लाइन कैसे पहुंच पाएगी। तो क्या होगा कि ना तो ये टच करेंगी ना तो कट करेंगी। ना हम ऐसी लाइन बना सकते हैं जो टच करे या कट, तो ना तो टच करेगी ना तो कट करेगी, तो नो सोल्यूशन हो जाएगा। जब 2 लाइंस आपस में कट करती हैं तभी जाके वहां सोल्यूशन मिलता है। तो यहाँ पे जो पहली वाली कंडीशन होती है, जो हम इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, एक जगह कट करती है, एक जगह कट करती है, तो वहां पे 1 सोल्यूशन होता है जिसको यूनिक सोल्यूशन भी बोलते हैं। चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आते हैं हम लोग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाता है, पोलिनोमियल और इक्वेशन पे फर्क होता है। पोलिनोमियल क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होता है। कोई भी एक्सप्रेशन जब 0 के बराबर होता है तो इक्वेशन बनता है। इक्वलिटी ऑफ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इक्वेशन। तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तब हम लोग यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके 2 रूट्स होते हैं, फार्मूला वही सेम रहता है। अगर रूट्स का सम निकालना हो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की जरूरत होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते समय ये फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फार्मूला से भी कर सकते हैं। अगर कोई सवाल फैक्टर मेथड से नहीं आ रहा है तो वहां पे हमको जाके स्टैंडर्ड फार्मूला यूज करना है, या तो उसको श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोल सकते हैं। उसका फार्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a होता है। ये बात आपको समझने की जरूरत है। और वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे क्या कर रहा है, एक स्क्वायर है, उसका लेंथ है और लेंथ जो उसका ब्रीथ है उससे ब्रीथ लेंथ 4 अधिक है।
तो ब्रीथ को अगर मानेंगे x तो लेंथ हो जाएगा x + 4 और उसका एरिया 32 दे दिया है, तो x × x + 4 = 32। यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, यहाँ से हम लोग सॉल्व कर देते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में फंसना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। उसके बाद से पहुंचते हैं हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें हम लोग एपी पढ़ते हैं, तो एपी में आता है, एपी होता है कि कोई भी सीक्वेंस होता है जो क्या हो, या तो उसमें कुछ ऐड किया गया हो, सब्ट्रैक्ट किया गया हो, तो क्या बनता है, एक सीक्वेंस बनता है। अब सीक्वेंस बनता है जैसे हमारे पास दे दिया है, जिसको बोलते हैं, जिसको जो जिस चीज को ऐड किया गया होता है या सब्ट्रैक्ट किया गया होता है, वही क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस पहले जानते हैं। डी इक्वल टू होता है, मान लो हमारे पास एपी है, A1, A2, A3, A4, A5, A6, एपी की ये टर्म है। एपी को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन इक्वल टू हो सकता है, एन का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इसका देखिए a + 1 - 1 × d होता है, तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, एन टर्म क्या हो जाएगा, एन टर्म हो जाएगा a + n - 1 × d हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। इसलिए an जो आता है, n टर्म ऑफ एन एपी आता है, a + n - 1 × d आता है। दूसरी बात होती है कि अगर an निकालते हैं तो यहाँ Sn की बात होती है। Sn क्या होता है, Sn इक्वल टू होता है n/2 × a + n - 1 × d होता है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कहता है लास्ट से 25th टर्म, लास्ट से एन टर्म, तो लास्ट से एन टर्म होता है, लास्ट टर्म an - n - n - 1 × d होता है। an - n - 1 × d, an को l भी बोल सकते हैं, कभी कभी लिखा होता है l - n - 1 × d। तो ये लास्ट से टर्म होता है, मान लीजिए लास्ट से टर्म में जहां a होता है वहां पे लास्ट टर्म क्यों लगा होता है, और जहां प्लस होता है वहां माइनस हो जाता है। इस बात को भी ध्यान देने की जरूरत है आप लोगों को। यहाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत सारे सवाल दिए रहते हैं, ठीक है, जहां हमको डी निकालना होता है। तो डी होता है जो टर्म होता है, इसमें a1 होता है a, a2 होता है a + d, a3 होता है a + 2d, a4 होता है a + 3d, a5 होता है a + 4d। इस तरह से ये लगातार चलते रहता है। और जो en होता है a + n - 1 × d, क्योंकि a2 a + d यानी a2 2 से एक कम, d है तो 2 - 1 × d है, तो वहां n है अगर, तो n - 1 × d होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज अगर बात करते हैं अगर हम एपी के बारे में, तो एपी में अगर 3 टर्म को हमको मानना है तो a - d, a + d मानते हैं। ठीक है, 4 टर्म मानना है तो a - 3d, a - 2d, a + 3d और a + 2d मानते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान देने की जरूरत है। इस तरह 5 टर्म होते हैं तो a - 2d, a - d, a + 2d, a + d, ये हम 5 टर्म मानते हैं। अगली बात जो आती है कि 6 चैप्टर जो होता है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में हमारे को सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है। ट्रायंगल्स में हमारा एक थ्योरम है 6.1। 6.1 क्या करता है कि अगर कोई ट्रायंगल है और उसके थर्ड साइड या किसी साइड, दो साइड को छोड़कर किसी साइड के पैरेलल एक लाइन जा रही है, तो वो क्या करती है, उसको दो समान रेशो में डिवाइड करती है, दो इक्वल रेशो में डिवाइड करती है। अगर ऐसा हो रहा है, इक्वल रेशो में डिवाइड कर रही है, तो जो उसका कन्वर्स एक थ्योरम होता है 6.2, तो क्या होता है कि अगर समान रेशो में डिवाइड कर रही है थर्ड साइड को कोई पैरेलल लाइन, तो क्या होती है, तो कोई लाइन पहले पता नहीं होता पैरेलल लाइन होता है, अगर समान रेशो में डिवाइड करती है तो थर्ड साइड की पैरेलल होती है। अगर पहली कहता है कि अगर कोई लाइन थर्ड साइड के पैरेलल जा रही है, तो क्या करती है, उस ट्रायंगल के वर्टेक्स को उस थर्ड साइड के जो भी दो वर्टेक्स होते हैं उससे आपस में समान रेशो में डिवाइड करती है। तो यहाँ पे आता है AD/DB = AE/EC आता है। इस फार्मूला को याद रखना हमेशा। उसके बाद से आता है इसका कन्वर्स। अगर AD/DB = AE/EC होता है तो हमारा क्या होता है, ये लाइन होती है उस पर पैरेलल होती है। कभी कभी इसमें सवाल पूछता है, सवाल में हम लोग कोई AD/DB AE/EC दिया हुआ है, हमसे कह रहा है AB पूरा AD/AB निकालिए या AE/AC निकालिए, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 1 1 जोड़ के अपना पहले बताया गया क्लास में डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद से ट्रायंगल्स में आता है हमारे पास सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में
हमको देखना ये होता है, 4 कंडीशन है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के, या तो डबल ए होगा, या होगा ट्रिपल ए, या ट्रिपल एस होगा, या एस ए एस होगा। यही 4 कंडीशन होती है, यानी एंगल एंगल, ट्रिपल एंगल, साइड एंगल, ट्रिपल साइड और साइड एंगल साइड, ये होते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। जो 9th में आप पढ़े थे कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल था, यहाँ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो जो भी एंगल, अगर दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है तो हमें इन्हीं चारों चीजों का चेक करना है कि हमारे पास एंगल एंगल, दो ट्रायंगल्स के एंगल सेम मिल रहा है, दो एंगल सेम मिल रहा है तो सिमिलर है, तीनों एंगल सेम मिल रहा है दोनों ट्रायंगल के तो सिमिलर है, या अगर हमारे पास मिल रहा है कि इसके तीनों साइड्स क्या है, सेम है तो सिमिलर है, या इसके दो साइड्स और एक एंगल सेम है तो सिमिलर है। यहाँ कंग्रुएंसी की बात नहीं हो रही है, यहाँ सिमिलरिटी की बात हो रही है। यहाँ कंग्रुएंसी, ये चारों कंडीशन कंग्रुएंसी में लगते हैं, और बहुत सारे कंडीशन है जो कंग्रुएंसी में लगते हैं, लेकिन यहाँ सिमिलरिटी की बात है। कभी कभी कंग्रुएंसी भी करना होता है, सवाल जैसा भी होता है वैसा हम लोग करते हैं। तो ये चीज़ फोकस करके रखना है, और जब भी सिमिलरिटी प्रूव करना है तो इन बातों का ध्यान रखना है कि हमने 4 कंडीशन ही देखना है, इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। ठीक है। उसके बाद से आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जानते हैं जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो दो साइड्स होते हैं उसके जस्ट सामने वाले एंगल्स बराबर होते हैं। इन चीज़ों का हमेशा ध्यान देके चलना है। एक बात और होती है एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रायंगल। जो एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रायंगल होता है तो उसके जस्ट सामने वाले जो दो एंगल्स होते हैं उनका सम होता है, तो ये भी बात ध्यान देके चलना है। नेक्स्ट चीज आता है 7 नंबर चैप्टर में, जब तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूछते हो आप लोग, तो वहां पे मिलता है हमको फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और सेकंड कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो एक्स एक्सिस पे जो हम पाथ ट्रेवल करते हैं उसको एब्सिसा बोलते हैं, और वाई एक्सिस पे जो पाथ ट्रेवल करते हैं उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। और एक्स एक्सिस पे जो बात करते हैं उसका कोऑर्डिनेट एक्स लिखते हैं, और वाई एक्सिस पे जो पाथ ट्रेवल करते हैं उसको हम वाई लिखते हैं। एक बात और ध्यान देने की जरूरत है, एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है और वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता है, इसको ध्यानपूर्वक देखने की जरूरत है। उसके बाद से आता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आप लोग जानते होंगे, AD इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद से आता है इसका सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला दो होता है, एक इंटरनल डिवीजन और एक एक्सटर्नल डिवीजन। अगर कोई लाइन है, कोई पॉइंट, उसको m1:m2 के रेशो में डिवाइड करिए तो फार्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2, और इसका y कोऑर्डिनेट होता है m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। बात आती है एक्सटर्नल डिवीजन की, यानी ये जो पॉइंट है इनके बाहर कोई पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है, तो वहां पे क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। वहां क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो वहां क्या हो जाता है, m1x2, x कोऑर्डिनेट होता है m1x2 माइनस m2x1 अपान m1 माइनस m2, और y कोऑर्डिनेट होता है m1y2 माइनस m2y1 अपान m1 प्लस m2 होता है। इस बात का खासा ख्याल रखना, इस फार्मूले पे बहुत सारा सवाल होता है। जैसे हमारे पास कभी किसी m1 m2 को मानना है किसी सवाल में, तो k:1 में भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, k:1 में। k की वैल्यू अगर 2/3 हो गया तो 2:3 हो जाएगा, k की वैल्यू 1/2 हो गया तो 1:2 हो जाएगा। k:1 मानेंगे तो एक चीज हमारे पास क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। k वेरिएबल है तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट किसी को बराबर करोगे आप तो k की वैल्यू वहां से निकल आएगी। जैसे ही k की वैल्यू निकल आया हमारे पास k:1 का मतलब, अगर k 2/3 आया तो 2:3 हो जाता है, 1/2 आया तो 1:2 हो जाता है। ठीक है, इस बात को खासा ख्याल रख के चलना है। नेक्स्ट चीज होती है हमारे पास 8 नंबर चैप्टर आता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमको पहले बेसिक फार्मूले याद रखना है। जैसे हमारे पास बेसिक फार्मूला होता है साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 3 फार्मूले हमको याद रखना है। कॉट थीटा टेन का अपोजिट होता है, सेक थीटा कॉस का अपोजिट होता है, और कोसेक थीटा साइन का अपोजिट होता है। वैसे अपोजिट करके इनको निकाल लेते हैं वैल्यू। ठीक है, उसके बाद से आता है हमारे पास कि अगर हमारे पास साइन टेन का साइन कोसेक का अपोजिट, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपान
कॉट थीटा भी होता है। टेन थीटा का एक और फॉर्मूला है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। और बात आती है आइडेंटिटीज की। आइडेंटिटी 3 होते हैं, वहां से कई सारे फॉर्मूले निकल आते हैं। पहला आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा इक्वलिटी होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और तीसरा इक्वलिटी होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसके बाद से आती है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस की बात जब होती है तो हाइट एंड डिस्टेंस को बहुत समझने की जरूरत है। पहले सवाल को पढ़ा जाता है, रियल लाइफ से उसको कनेक्ट किया जाता है। सवाल पूछता है कि एक पोल है, देयर इज अ 20 मीटर हाइट पोल एंड अब बॉय इज स्टैंडिंग फ्रॉम सम डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। तो वहां से पोल और बॉय का डिस्टेंस दिया रहेगा तो बेस हो जाता है। और बॉय के आंख से जब पोल में हम लोग कोई लाइन खींचते हैं, आंख से देखता है पोल की ऊंचाई पे, तो तुम्हारा क्या होता है, हाइपोटेनस हो जाता है। ऐसे बना के हम लोग जो भी चीज निकालना होता है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। आप लोगों को बताया भी गया है। इस बात का ध्यान रखो, या तो टेन का रेशो होगा या तो कॉट का रेशो होगा। निकालते हैं टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हमको उसकी पोल की हाइट निकालना है तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस दिया गया है तो टेन थीटा लगाएंगे, बेस नहीं दिया है तो कॉट थीटा लगाएंगे। ऐसे लगा के हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चीज आता है हमारे पास सर्कल। सर्कल के बारे में बताया जाता है कि अगर सर्कल का थ्योरम 10.1 पढ़े हो, 10.2 पढ़े हो, ठीक है। सर्कल का थ्योरम 10.1 कहता है अगर कोई सर्कल है उसको एक टेंजेंट